तो चलिए बढ़ते दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की लास्ट यूनिट की तरफ जो सीयूईटी 2026 के लिए होने वाली है, जिसका नाम है दोस्तों फिजियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। एक बार मैं आप लोग को सिलेबस भी दिखा देता हूं। ये रहा आप लोग का सिलेबस के अंदर लास्ट यूनिट आप लोग की यही रहने वाली है, सिर्फ 9 यूनिट से आप लोग की। याद रखो दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीयूईटी एग्जामिनेशन निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिना उसके प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन सीयूईटी पैटर्न में बनाते हुए आप लोग के लिए लेकर आता है। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए मेरे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आप लोग को हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों ने 8 चैप्टर तक के सारी प्रैक्टिस कर ली होंगे। 9 चैप्टर देखना है आप लोग को ये वीडियो, इसके बाद नोट्स से रिवाइज करना है। ये रहे दोस्तों कंप्लीट नोट्स, जिसके थ्रू आप लोग को रिवाइज करना है। माइंड मैप्स इसमें आप लोग को मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसके अंदर ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल है, वो भी प्रॉपर आंसर्स के साथ। इन सब के बाद दोस्तों आप लोग को इसके अंदर मिल रहे हैं प्रैक्टिस पेपर, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो 5 प्रैक्टिस पेपर्स के अंदर ऐड करके दिया हूं, प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, सब कुछ है जो फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाओ जल्दी और मेरे इस क्वेश्चन बैंक को आज ही ऑर्डर कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिस्काउंट चल रहा है अभी, फायदा उठा लो। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है आप लोग का फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। 12th क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि भाई ये कैसे स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। मसल्स के साइज पे डिपेंड करते हुए, बड़ा मसल का साइज रहेगा तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, छोटा मसल का साइज रहेगा तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट नहीं करेगा। तो मसल का साइज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम मेल के लिए मसल साइज बड़ा रहता है, इसलिए वो लोग ज्यादा वेट उठा पाते हैं एज कंपेयर टू फीमेल के। सेम अगर मैं बात करता हूं बॉडी वेट, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा आप हैवी रहोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग माने जाते हो। स्पेशली वेट लिफ्टिंग में यही कॉन्सेप्ट आप लोग को यूज होते हुए देखने को मिलता है। मसल कंपोजिशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेंथ के लिए दोस्तों फास्ट ट्विच फाइबर एक्ट करते हैं, जिसको फाइबर 2 टाइप के नाम से भी जाना जाता है। जो हायर परसेंटेज ऑफ मसल फाइबर जिसके अंदर देखने को मिलेगा, वो ज्यादा फोर्स लगा सकता है, जैसे भैया लगा पा रहे, क्योंकि इनके अंदर मसल फाइबर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली फास्ट ट्विच फाइबर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्पीड, तो स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए भी क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़े थे। सबसे पहला होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जो कि आपके पैरों की पावर रहती है, हाई स्पीड उसी के थ्रू आप लोग को लगते हुए देखने को मिलती है। उसी के दम पे आप लोग मैक्सिमम स्पीड डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा होती है फ्लेक्सिबिलिटी। बिना फ्लेक्सिबिलिटी के स्पीड अचीव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब दौड़ रहे हो तो उस दौरान पे आप लोग का रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो हो सकता है आपको कोई भी इंजरी आ सकती है। बायोमैकेनिकल रिजर्व और मेटाबॉलिक, जहां पे आपको ग्लाइकोजन का स्टोरेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के रखना है, सो दैट ज्यादा आप लोग एनर्जी लगा भी पाओ और मसल का फैटिक जल्दी ना हो पाए। इसके लिए आप लोग को प्रॉपर डाइट कंजम्पशन पे भी फोकस करना है, जिससे कि आप लोग का मेटाबॉलिक पावर ज्यादा सही वे में वर्क कर पाए। इसके अलावा अगला होता है दोस्तों फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके थ्रू आप लोग एंडोरेंस को डिटरमाइन करते हो। सबसे पहला होता है एरोबिक कैपेसिटी, जहां पे आप लोग सफिशिएंट अमाउंट के ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है कि नहीं। स्पेशली VO2 मैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका इंपोर्ट होना जरूरी है। ऑक्सीजन अपटेक इनटेक दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों लैक्टिक एसिड टॉलरेंट, अगर इसकी वैल्यू हायर रहेगी दोस्तों, तो याद रखना ये एक्चुअल में इंप्रूव कर देता है एंड्योरेंस को भी, साथ ही साथ दोस्तों एनारोबिक कैपेसिटी को भी, और लंबे वक्त तक के आपको सस्टेन करा पाता है किसी भी एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा अगला होता है मूवमेंट इकोनॉमी। अगर आप एकदम से जल्दी जल्दी कर लोगे ना तो थक जाओगे, अगर आप धीरे धीरे करोगे तो लंबे वक्त तक के टिक पाओगे। अब ये मैं एक्टिविटीज की बात कर रहा था, तो ये याद रखना यहाँ पे बहुत काम आती है। अगला होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसके थ्रू आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए दोस्तों मसल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यार दोनों पैरों को ऐसा कर लिए, आपकी मसल ही फट गई, उसके अंदर ताकत ही नहीं, तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए मसल की स्ट्रेंथ बनाना जरूरी है। वीक मसल्स एक्चुअल में आप लोग को इंजरीज करा सकती है। सेम होता है दोस्तों जॉइंट का स्ट्रक्चर। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट में जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, उनका रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। आपके जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट्स है, सब कुछ हेल्दी रहने चाहिए, तभी आप लोग मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कर पाओगे। इसके अलावा प्रीवियस इंजरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप लोग के टिश्यूज कनेक्टेड जो है, अगर वहां पे इश्यूज आ चुका है, इंजरी आ चुकी है, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मान लो एक्सीडेंट हो गया था, शोल्डर में लग गई है, हो सकता है उतनी बेटर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिल पाएगी। अब एक्सरसाइज एक्चुअल में मसल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, तो याद रखना दोस्तों मसल्स हमारे बॉडी के अंदर 650 आपको देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप लोग का पूरा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम वर्क करता है। बिना मसल्स के आप फोर्स लगाना आपके लिए इंपॉसिबल हो जाता है। मसल्स एक किस्म से बॉडी को स्ट्रक्चर देती है। इसके लिए आप लोग करते हो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े। इनके थ्रू आप लोग मसल्स को डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले
पहला होता है आप लोग का मसल हाइपरट्रॉफी। आप लोग अगर रेगुलर वेट ट्रेनिंग करोगे दोस्तों तो आपकी बॉडी के अंदर मसल के फाइबर ना इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं, इसे कहा जाता है हाइपरट्रॉफी। तो रेगुलर एक्सरसाइज करोगे दोस्तों तो आपके अंदर ज्यादा फाइबर्स आएंगे, ज्यादा आपकी मसल स्ट्रांग होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ आप लोग लगा पाओगे। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग की एरोबिक कैपेसिटी में भी चेंजेस देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होता है, ज्यादा मस्कुलर एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेकडाउन होते हुए आप लोग को देखने को मिलता है। आपकी बॉडी के अंदर मायोग्लोबिन इंक्रीज होता है जो कि एक ऑक्सीजन बाइंडिंग कंपाउंड है। साथ में आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोरेज इंक्रीज होता है जो एक्चुअल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है दोस्तों। अब सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं मसल्स के अंदर। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड सप्लाई आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। मसल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब भी वर्कआउट करके आओगे तो आप लोग की बॉडी हीट जनरेट करती है। मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है दोस्तों क्योंकि ब्लड का फ्लो और टेम्परेचर राइज हो चुका है जो कि मसल की इलास्टिसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा लैक्टेंट का एक्यूमुलेशन आप लोग को देखने को मिलता है जिससे कि दोस्तों मसल का पेन और सोरनेस यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। अगर ये कम होगा प्रोड्यूस तो सोरनेस और पेन आप लोग की बॉडी के अंदर होता है। माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं आप लोग के मसल्स के अंदर आप लोग अगर वर्कआउट करके आते हैं उस दौरान। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करी जाए एक्सरसाइज की क्या होती है मसल्स पे, तो आपकी जो मसल की हाइपरट्रॉफी है वो बढ़ जाती है, आप मस्कुलर देखने लग जाते हो। ओवरऑल आपके लिगामेंट और टेंडन्स जो है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलते हैं जिससे कि आगे जाके आपको इंजरीज कभी नहीं होती है। ज्यादा आप लोग की माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी के अंदर देखने को मिलती है जो एक्चुअल में आपके एटीपी को बूस्ट करती है, साथ में आपके ऑक्सीजन अपटेक के लिए भी हेल्प करती है। इसके अलावा दोस्तों मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा मायोग्लोबिन ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएगा ऑक्सीजन को, और ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो एक्चुअल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग की बॉडी के अंदर हायर मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा और लैक्टिक एसिड टॉलरेंट भी आप लोग को इंक्रीज देखने को मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अगला टॉपिक वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या निकल के आता है, तो बेसिकली आपको बताता है कि कैसे आपकी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक अपटेक कर रही है और साथ ही साथ कैसे ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में देखने को मिलता है। मतलब लंग्स और हार्ट कैसे फंक्शन करते हैं उसको समझाने का काम करता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर क्या आता है, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड्स। कार्डियो रेस्पिरेटरी के अंदर क्या आता है, ये आते हैं आपको लंग्स रिगार्डिंग सारी चीजें, मतलब सांस जो ले रहे हो छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन अपटेक इनटेक, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। एक हेल्दी एडल्ट का क्या बीपीएम होता है दोस्तों, तो वो होता है आप लोग का 60 to 80। कार्डियक आउटपुट आप लोग को 5 लीटर पर मिनट का देखने को मिलता है। स्ट्रोक वॉल्यूम 5 से 70 ml पर बीट देखने को मिलता है और ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी आप लोग की देखने को मिलती है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट की। ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शॉर्ट टर्म इफेक्ट की अगर बात करता हूं, हार्ट के अंदर आप लोग को क्या देखने को मिलता है या फिर कार्डियक आउटपुट में क्या देखने को मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से शॉर्ट टर्म इफेक्ट में सबसे पहले देखने को मिलता है कि जो आपका हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। आप लोग जिम जाओगे नॉर्मल हार्ट रेट रहेगा, जैसे आप वर्कआउट करोगे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट आप लोग का बढ़ जाता है, मतलब जो 5 लीटर पर मिनट तक के जो ब्लड पंप हो रहा था दोस्तों वो सीधे 20 से 40 लीटर पर मिनट तक के बढ़ जाता है। और याद रखना दोस्तों ब्लड का फ्लो भी आप लोग का रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब आप लोग वर्कआउट कर रहे हो, बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो तो बाइसेप में आप लोग को रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा कंप्लीट ब्लड का, क्योंकि ब्लड के अंदर होता है न्यूट्रिशन। जहां जहां जाएगा न्यूट्रिशन वहां वहां होगी ग्रोथ। अब बात करते हैं आखिर क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। अगर आप रेगुलर वर्कआउट या एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका जो हार्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। रेगुलर ट्रेनिंग की वजह से वो स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हार्ट रेट जो है वो आप लोग का डिक्रीज हो जाएगा। मतलब होता क्या है ना, जैसे आप लोग कुछ भी काम करते हो जल्दी थक जाते हो तो आप जल्दी नहीं थकोगे। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते रहोगे तो करते रहो वर्कआउट, समझा ना, आज टाइम पे आ जाना। अगली चीज ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज होते हुए आप लोग को देखने को मिलता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कंप्लीट बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड। ऐसे कैपिलरीज, ऐसे मसल फाइबर जहां पे प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं हो रही वहां पे भी ग्रोथ इसलिए हो पाती है रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से, क्योंकि ब्लड का फ्लो प्रॉपर वे में आप लोग की बॉडी के अंदर हो रहा है। कार्डियक आउटपुट जो है आप लोग की बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ट्रेंड अगर कोई एथलीट है तो उसके अंदर ब्लड 25 से 30 लीटर पर मिनट आप लोग को रेस्ट ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। और अगर एलीट एथलीट है दोस्तों तो उसका तो 40 लीटर पर मिनट तक के आप लोग का पहुंच जाता है ब्लड। हार्ट डिसीज का जो रिस्क है दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से वो कम हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। ज्यादा आरसीबी प्रोडक्शन आप लोग को देखने को मिलता है और साथ में दोस्तों ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी इंप्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है दोस्तों, तो याद रखना लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। आप ज्यादा सांस ले पाते हो और छोड़ पाते हो। ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी आप लोग की बढ़ जाती है। ज्यादा से ज्यादा आपको सांस लेने में अच्छा लगता है, वेंटिलेटेड लगता है, घुटन महसूस नहीं होती कभी। पल्मोनरी डिफ्यूजन जो है दोस्तों वो भी आप लोग का बेटर हो जाता है। साथ में वेंटिलेशन एफिशिएंसी भी आप लोग की बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगला टॉपिक है बायोमैकेनिक्स क्या होता है। बायोमैकेनिक्स
मैकेनिक्स एक ऐसी साइंस होती है दोस्तों जो किसी भी ह्यूमन की बॉडी के मूवमेंट को समझने का काम करती है। बायो वर्ड बेसिकली लिविंग बीइंग के लिए यूज हो रहा है। मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जो एक्चुअल में मूवमेंट को समझने का काम करती है। स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स एक्चुअल में हर एक स्पोर्ट्स एथलीट के मूवमेंट को समझने का काम करते हैं। अगर वो समझ में आ गया तो वो एथलीट की स्किल को और इंप्रूव किया जा सकता है और उसके परफॉर्मेंस लेवल को इनहैंस किया जा सकता है बायो मैकेनिक्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के मूव ना करा दे, या कोई भी बॉडी तब तक भागते रहेगी जब तक कि कोई उसको रोक ना ले। ये कहलाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। स्प्रिंट स्टार्ट में आप लोग को देखने को मिलता है गेट सेट गो बोला जाएगा, तो पहले आप रेस्ट पे रहोगे, जैसे गो बोले आप भागना शुरू कर दिए। रेसलिंग लिफ्ट में आप लोग यही चीज देखते हो, सामने वाले ओपोनेंट को उठा के पटक देते हो, वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अंदर देखने को मिलता है। सेम ऐसे हैमर थ्रो भी आप लोग को न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। न्यूटन के सेकंड लॉ को कहते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या मोमेंटम, जिसे हम लोग F which is equal to ma से भी पता करते हैं। अगर ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है मतलब पक्का मास भी ज्यादा होगा और एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, आपके पास बॉल आई, आपने बैट को इतना फास्ट मूव करे कि बॉल इतना हार्ड शॉट आपने मारे कि बॉल बहुत दूर चली गई। वो न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू आप लोग को देखने को मिल रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एक वॉल में अगर आप तेजी से बॉल को फेंकोगे तो उतने ही तेजी से बॉल आपके पास भी आ जाएगी। तो स्विमिंग के टाइम पे, वॉकिंग के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे ये लॉ यूज होता है। दो टाइप के आपके मोशन देखने को मिलते हैं, एक होता है लीनियर मोशन जब आप स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो। दूसरा था एंगुलर मूवमेंट जहां पे आप लोग किसी एक्सिस से गोल गोल घूम रहे हो, जैसे डाइविंग कर रहे हो, जिम्नास्टिक कर रहे हो, वहां यूज होता है। अगला टॉपिक है लीवर और उसके बेसिक्स। लीवर क्या होता है दोस्तों? तो लीवर ना बेसिकली एक ऐसा पॉइंट, अब देखो लीवर क्या है, सिंपल वे में समझो। जैसे बुक को उठाया और इधर रख दिया तो मेरे हैंड्स जो है वो लीवर की तरह एक्ट करे। तो लीवर के अंदर तीन चीज मेन होती है, एक होता है स्ट्रक्चर जो हमारी बोन्स है, दूसरा होता है दोस्तों आप लोग का फिक्स पॉइंट जो आप लोग का जॉइंट है दोस्तों, और तीसरा आप लोग का होता है लोड जिसको आप लोग उठा रहे हो वो, और जिससे उठाने वाले हो मतलब आपकी मसल्स। तो इन चीजों का काम आप लोग को यहां देखने को मिलेगा, 12th में आपने पढ़ चुके हो। तो वही चीज लिखी हुई है, रिजिड स्ट्रक्चर ये हो जाएंगे आपकी बोन्स, फल्क्रम वो जॉइंट पॉइंट जो कि पेल्विक पॉइंट भी हो सकता है, और अगला है दोस्तों एफर्ट जिसके थ्रू आप लोग लगा रहे हो वो है मसल्स, और लोड जिसको आप लोग उठाने वाले हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये है तीन टाइप के लीवर, इसे कहते हैं फर्स्ट क्लास लीवर जहां पे फल्क्रम बीच में होता है एफर्ट और लोड के। याद रखना दोस्तों सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है फल्क्रम और एफर्ट के दोस्तों, और थर्ड क्लास लीवर में आप लोग को फोर्स बीच में देखने को मिलेगा फल्क्रम और लोड के। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप लोग अब इस मुंह से मैं इस पेन को उठा रहा हूं, अब इसको मैंने ऊपर लिफ्ट किया तो हुआ क्या? फिक्स पॉइंट क्या था? ये पेल्विक वाला रीजन था। लोड कहां से उठाया? मैंने मुंह से उठाया, और फोर्स कहां से लगा? मेरे पीछे वाली मसल से लगा। या सीसॉ का इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया होता है। सेकंड क्लास लीवर में जहां पे आप लोग काव रेजेस कर रहे हो, अब बेबी की हाइट छोटी है तो बेबी आपको ऐसे ऊपर होकर हग करेगी ना, तो बेबी ने क्या करी? सेकंड क्लास लीवर लगाने की कोशिश करी। तो जो उसका पैर था वो फल्क्रम की तरह एक्ट किया, लोड जो उसकी बॉडी का वो नीचे लग रहा था, और उसने एफर्ट ऊपर की तरफ लगाई। तो एफर्ट लगाया कहां से गया? काव्स की मसल से। इसके अलावा बेबी की हाइट छोटी, उसको आप लोगों ने गोदी में उठाया तो क्या करे आपने हाथों से उसको ऊपर उठा ली, तो वो थर्ड क्लास लीवर हो गया। तो फल्क्रम आप लोग का एल्बो हो जाएगा दोस्तों। बेबी जो है वो लोड है आप लोग के लिए, और ताकत लगा रहे हो अपने बाइसेप से, तो फोर्स ऊपर लग रहा है। तो ये तीनों क्लास लीवर आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है दोस्तों? फल्क्रम बीच में होता है एफर्ट और लोड के, ये याद रखना है। नेक का जो मूवमेंट है, एल्बो का जो एक्सटेंशन है, जिम्नास्टिक, रोइंग, इन सब में आप लोग को फर्स्ट क्लास लीवर देखने को मिलता है। सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में होता है फल्क्रम और एफर्ट के दोस्तों। काव रेज करना, लॉन्ग जंप करना, स्प्रिंट ऑफ करना, ये सारी चीजें आप लोग को सेकंड क्लास लीवर में देखने को मिलती है। थर्ड क्लास लीवर में आप लोग को फोर्स बीच में देखने को मिलता है एफर्ट और लोड के। बाइसेप कर्ल्स, किकिंग द फुटबॉल, जेवलिंग शॉट, जेवलिंग फेंकना, शॉट पुट फेंकना, या क्रिकेट में बॉल को फेंकना, या बास्केटबॉल की बैटिंग करना, उसमें भी आप लोग को ये यूज होता है। ये इनके एग्जाम्पल्स भी आप लोग को एक बार दिखा दिया मैंने, जो अब भी आप लोग को दिखाया था। ये काव रेज किया जा रहा है, ये आप लोग को बाइसेप कर्ल्स कराया जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग हेड के मूवमेंट कर रहे हो। तो ये नेक का मूवमेंट हो गया आप लोग को फर्स्ट क्लास लीवर, काव रेजेस हो गया सेकंड क्लास लीवर, बाइसेप कर्ल हो गया थर्ड क्लास लीवर। तो दोस्तों यहां से होता है आपका चैप्टर की समाप्ति। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। ये सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोग को मेरे इस फिजिकल एजुकेशन की बुक में मिल जाएंगे। याद रखना मेरे पास आप लोग के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश की बुक्स के अंदर भी ऑफर्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। याद रखो सीयूटी की प्रिपरेशन धमाकेदार बनाना है तो मटेरियल बेस्ट होना चाहिए। तो ये मटेरियल के अंदर वो सारी चीजें मिल रही है जो बोर्ड्स में, जो सीयूटी में तगड़े मार्क्स दिलाने के लिए सफिशिएंट है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ऑर्डर नहीं करे हो अभी ऑर्डर करो और अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को धमाकेदार बनाओ। सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को सीयूटी 2026 के लिए। बहुत तगड़े मार्क्स स्कोर करना है। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टफ लगा होगा ये सीयूटी के एग्जामिनेशन का फिजिकल एजुकेशन 12th के कंपेयर में, बट कोई बात
बात नहीं, हमने पूरी मेहनत करे हैं, हमने हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं और बुक से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर ये सारी चीजें हो गई है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कॉन्फिडेंट फील करके सीयूटी का एग्जामिनेशन देने जरूर जाना। और तुम्हारे भैया को हमेशा याद रखना और अपने जूनियर्स को रिकमेंड जरूर करना कि प्यारा कंटेंट क्लास 11 12 का फिजिकल एजुकेशन का इस चैनल पे आता रहता है, इंक्लूडिंग सीयूटी के साथ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मिलता हूं आप लोग से बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।